कहते हैं प्यार अंधा होता है। इसमें अच्छा बुरा, छोटा बड़ा, जात धर्म कुछ नजर नहीं आता। किसी शायर ने भी कहा है कि एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। मुझे भी इश्क हुआ और बहुत हुआ और मैंने अपनी हस्ती को ही मिटा दिया। मेरा नाम गरिमा है और मैंने एक मिडिल क्लास परिवार में आग खोली। बचपन शरारते करते हंसते खेलते गुजरा, साथ साथ स्कूल जाना भी रहा। हमारे स्कूल की एक टीचर थी, जया मैम। पहले दिन से ही वह मुझे बहुत अच्छी लगती थी। वह बच्चों से बहुत प्यार करती थी, अच्छे से पेश आती और उनके पढ़ाने का अंदाज बहुत अच्छा था। यही वजह थी कि वह मेरी आइडियल बनी थी। उन्हें देख देख कर मेरे दिल में भी शौक पैदा हुआ कि मैं भी टीचर बनूं। तो अक्सर मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चों के साथ टीचर स्टूडेंट का खेल खेलते। अब सचमुच की टीचर बनने के लिए पहले खुद पढ़ना बल्कि अच्छी शिक्षा हासिल करना जरूरी था। तो अपने शौक को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करती, खूब पढ़ती और कामयाबी हासिल करती और आखिरकार मैंने बीएड की डिग्री हासिल कर ही ली। टीचर बनना मेरा सपना था, तो मैंने अपने सपनों को पूरा करने के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया और साथ-साथ प्रार्थनाएं भी करती, तो भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। और 1 साल बाद जब मुझे टीचर का अपॉइंटमेंट लेटर मिला, तो खुशी से मेरे पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे, क्योंकि आज मेरा सपना पूरा हो गया था। जैसे ही मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला, फौरन उसके अगले दिन मैंने ज्वाइन कर लिया और सौभाग्य से घर के पास एक गर्ल्स मिडिल स्कूल में मेरी पोस्टिंग हो गई। मैंने शौक, मेहनत और लगन से बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। मैं हर महीने पूरी सैलरी माँ के हाथ पर रख देती, जिससे वह बहुत खुश होती। देखते ही देखते 2 साल का समय पलक झपकते ही गुजर गया और अब मेरी जॉब भी परमानेंट हो गई थी और अच्छी सैलरी भी मिल रही थी। मैं ना तो बहुत हसीन और सुंदर लड़की थी और ना ही बदसूरत। सांवला रंग, अच्छे नैन नक्श, बाल घने और लंबे थे और कद काठी भी ठीक थी। बहुत ज्यादा हाइट नहीं थी, हाँ, मगर मेरी आंखें बड़ी थी और यही मेरी सबसे बड़ी खूबसूरती थी। मेरे पापा के दोस्त का बेटा, जिसका नाम अनिल था, अक्सर हमारे घर आता जाता रहता था। वहाँ यूनिवर्सिटी में एमबीए कर रहा था। वह बहुत हैंडसम, गोरा चिट्ठा लड़का था, ऊपर से अच्छे खासे अमीर और दौलतमंद घराने से ताल्लुक रखता था। नए से नए फैशन के महंगे कपड़े पहनना उसका शौक था। वह अपनी कार में यूनिवर्सिटी जाता, मुझसे अक्सर हंसी मजाक और छेड़छाड़ करता रहता और अक्सर ऐसे शब्द बोलता भी रहता और मुझसे छिछोरी हरकतें करता। मैं उसकी किसी बात का जवाब नहीं देती। वह हर बार मुझे आई लव यू भी बोलता है, मगर मैं चुप रहती। उसे अपनी स्मार्टनेस और अमीर होने पर बहुत घमंड था। उसकी यह बात मुझे अच्छी नहीं लगती थी। मुझे मेरे भरोसेमंद लोगों से यह पता चला कि उसकी बहुत सी लड़कियों से दोस्ती और अफेयर चल रहे हैं। वह मुझसे पार्ट टाइम इश्क लड़ाने के चक्कर में था, बल्कि वह मेरे साथ बहुत गहरे संबंध बनाना चाहता था। वह जब भी घर आता, तो मैं उसके सामने नहीं जाती थी, उसे अनदेखा करती थी। मेरे इस तरह के व्यवहार को देखकर वह खुद ही पीछे हट गया। मैं मिडिल क्लास के बच्चों को बहुत मेहनत और लगन से पढ़ाती थी, जिसकी वजह से हर साल मिडिल क्लास का रिजल्ट 100% और शानदार था, जिस पर डिपार्टमेंट ने मुझे बहुत सराहा। फिर मेरा ग्रेड बढ़ाकर एडमिनिस्ट्रेशन ने मुझे एक हाई स्कूल में ट्रांसफर कर दिया गया, जिसका रिजल्ट हर साल बहुत खराब आता था। इस स्कूल की कार्यशैली को ठीक करने और अच्छे रिजल्ट के लिए मुझे वहां ट्रांसफर किया गया था। यह बात तो मेरे लिए गर्व की थी, मगर वह स्कूल हमारे शहर से कम 20 किलोमीटर दूर एक बहुत बड़े कस्बे में था। वह अब मेरे लिए परेशानी बन गई थी कि रोजाना वहां आना-जाना था। मगर क्योंकि मुझसे पूछकर ट्रांसफर किया गया था, दूसरा मुझे तरक्की देकर स्कूल के रिजल्ट को अच्छा बनाने के लिए यहाँ भेजा गया था, तो मैंने खुशी-खुशी भगवान का नाम लेकर नए स्कूल को ज्वाइन कर लिया। वह क्योंकि एक नई बस्ती थी, तो इसीलिए वहाँ ज़्यादा ट्रांसपोर्ट नहीं जाती थी। कुछ खास टाइम में कुछ बसें वहाँ आती-जाती थी। सफ़र तो ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट का था, मगर क्योंकि लोकल रूट था, हर स्टॉप की सवारियाँ उसमें सवार होती थी, तो कम से कम 1.5 घंटा लग जाता था। जैसे ही बस स्टॉप हमारे घर के बिल्कुल पास था और बस यहीं से होकर गुजरती थी। मगर बस पहले से ही फुल होकर यहाँ आती थी, तो सीट नहीं मिलती थी। बस अड्डा काफ़ी दूर था। बस सुबह 6 बजे बस अड्डे से चलती थी, तो मजबूरन मुझे किसी रिक्शे पर बैठकर पहले बस अड्डे पहुँचना पड़ता, ताकि सीट मिल सके, जिसकी वजह से मेरे बहुत सारे पैसे खर्च हो जाते थे। खैर, मैंने रोज़ाना आना-जाना शुरू कर दिया। जिस बस से मैं जाती थी, वह एक अच्छी हालत की साफ-सुथरी बस थी। बस में बहुत भीड़ होती थी,
सारी सीटें फुल होती और अक्सर सवारियां खड़े होकर सफर करती। इस बस का कंडक्टर, जिसका नाम प्रमोद था, वह लगभग 28 से 29 साल की उम्र का ठीक-ठाक सी शक्ल-सूरत और सांवले रंग का लड़का था। 8वीं क्लास तक पढ़ा था और कोई 7 साल से कंडक्टरी कर रहा था। दूसरे कंडक्टरों की तरह वह भी थोड़ा अक्कड़ स्वभाव, जबान का तेज और होशियार बंदा था। मगर उसकी एक यह खूबी थी कि वह लेडीज सवारियों के साथ तमीज से बात करता था, मगर खास तौर पर मेरे साथ बहुत ही अच्छे और सूखे अंदाज में बात करता। मुझे इस रूट पर जाते हुए धीरे-धीरे 2 महीने हो गए थे। प्रमोद का नाम तो मुझे शुरू दिन से ही मालूम हो गया था, मगर इन 2 महीनों में हमारी थोड़ी बहुत जान-पहचान हो गई थी, क्योंकि मैं रोज़ाना जाने वाली पक्की सवारी थी। मेरी वापसी शाम 4 बजे होती थी और मैं उस समय तक बहुत थक जाती थी। मेरा स्कूल मेन रोड पर था और इस कस्बे का बस अड्डा सबसे आखिर में बहुत दूर पर था। तो मैं अपने स्कूल के मेन गेट के आगे खड़ी हो जाती और जब बस आती तो सवार हो जाती। अक्सर मुझे सीट न मिलती थी, तो अक्सर खड़े होकर या टूल बॉक्स पर बैठकर सफर करना पड़ता। प्रमोद को मेरे बारे में मालूम हो गया था कि मैं टीचर हूँ, तो इसीलिए मेरी बहुत इज्जत करता था। एक दिन प्रमोद ने मुझसे कहा कि गरिमा मैडम, आप अपने स्टॉप पर खड़ी हो जाया करें और बस अड्डे तक न आया करें। मैं आपके लिए एक सीट खाली रख लिया करूंगा। इस तरह आसानी के साथ बचत भी होने लगेगी। अब वह बस में चलते-फिरते कोई एक आध बार मुझसे बात भी कर लेता। एक दिन उसने मुझसे कहा, मैडम मेरी छोटी बहन 9th क्लास में एडमिशन लेना चाहती है, तो वह कोर्स और सब्जेक्ट के सिलसिले में आपसे कुछ सलाह लेना चाहती है। तो अगर आप बुरा न माने तो मुझे अपना मोबाइल नंबर दे दें। वह शाम को आपसे फ़ोन पर बात कर लेगी। मैं प्रमोद की एहसानमंद थी। वह रोज़ाना मेरे लिए सिंगल शॉर्ट सीट लेकर आता और दूसरा वह किराए में भी छूट करता था। तो मैंने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद उसे अपना नंबर दे दिया। उसी दिन शाम को उसकी बहन की कॉल आ गई। उसने 9th में एडमिशन के लिए ज़रूरी बातें की। इसके बाद प्रमोद ने मेरा धन्यवाद किया। उसका अपना पर्सनल नंबर था तो मैंने सेव कर लिया। कुछ दिन गुजरे तो मुझे तेज बुखार और मलेरिया ने घेर लिया। मैंने स्कूल की प्रिंसिपल से 4 दिन की छुट्टी फ़ोन पर ले ली, तो मुझे ख़्याल आया कि प्रमोद मेरे लिए सीट रख लेता है, तो उसे भी बता दूँ कि 4 दिन की छुट्टी ली है, ताकि वह परेशान ना हो। इसलिए मैंने उसे कॉल करके अपनी बीमारी का बता दिया। अगले 4 दिन वह फ़ोन पर मेरी खैरियत पूछता रहा। जब मैं ठीक हो गई, तो फिर से आना-जाना शुरू कर दिया। अब मुझे प्रमोद की आँखों में अपने लिए प्यार नज़र आता। अब शाम को या दोपहर में मुझे कॉल करता, हाल-चाल पूछता और इधर-उधर की बातें करता। धीरे-धीरे प्रमोद मुझे भी अच्छा लगने लगा। सफ़र के दौरान बस में वह मुझसे कोई बात ना करता, अनजान बना रहता था कि कोई शक ना करे। मगर जब कॉल करता, तो खूब बातें करता। मुझे भी उसके फ़ोन का इंतज़ार रहता। जिस दिन उसका फ़ोन ना आता, तो मैं बेचैन हो जाती। अब प्रमोद बस का मुझसे किराया भी नहीं लेता था और मेरी आसानी के लिए वापस घर आने के लिए यह बंदोबस्त किया कि 4 बजे बस अड्डे से जो बस निकलती थी, उस कंडक्टर को कह दिया था कि वह मेरे लिए सीट खाली रख कर ले आया करे। इस तरह मुझे बहुत आसानी हो गई। जैसे कि प्रमोद पढ़ा-लिखा नहीं था, मगर एक तो उसका कैरेक्टर साफ-सुथरा था, मेरे साथ अच्छे से और इज़्ज़त से बात करता, तो उसने अपने अच्छे स्वभाव से मुझे अपना दीवाना बना लिया। मैं अक्सर अनिल के साथ प्रमोद का मिलाप करती, तो दोनों के बीच मुझे ज़मीन-आसमान का फ़र्क महसूस होता। अनिल दौलतमंद और पढ़ा-लिखा होने के बावजूद बदतमीज़ घमंडी था। वह छिछोरी हरकतें करता और किसी की परवाह न करता था। जबकि इसके उलट प्रमोद अनपढ़ और गरीब कंडक्टर था, मगर मेरे साथ तमीज़ और इज़्ज़त से बात करता। कभी कोई गलत हरकत और बात नहीं करता था। यही वजह थी कि मैं उसे पसंद करने लगी। एक दिन फ़ोन पर उसने भी डरते-डरते अपने प्यार का इज़हार कर दिया। हमारी यह पसंद बहुत जल्द प्यार में बदल गई। धीरे-धीरे यह प्यार चाहत में और चाहत इश्क में बदल गई। प्रमोद मेरा प्यार पाकर बहुत खुश हुआ। वह अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता, कहता कि एक पढ़ी-लिखी एजुकेटेड टीचर उससे प्यार करती है। उसने कभी मुझे छुआ तक नहीं था। उसे हर हाल में मेरी इज़्ज़त प्यारी थी। स्कूल में हम सब टीचर ने बीसी डाली हुई थी, जो कि 1 लाख की थी। सैलरी मिलने पर मैं बीसी इकट्ठा करती। हमने पहले दिन से ही पर्चियाँ डालकर सोच लिया था कि कौन-सी बीसी किसको मिलेगी। इस महीने जिस टीचर को बीसी मिलनी थी, उसकी 1 हफ्ते बाद शादी थी, तो उसे हर हाल में उसकी शादी से पहले-पहल बीसी अदा करनी थी। जब सारी बीसी खत्म हो गई और अगले दिन उस टीचर को पेमेंट करनी थी, तो हुआ यूँ कि हमारे घर चोरी हो गई। बीसी के पैसे भी चोर ले उड़े। मैं बहुत परेशान हो गई कि अब क्या होगा? किसी को यकीन नहीं आएगा,
सब बातें करेंगे कि गरिमा मैडम ने 1 लाख रुपए खुद रख लिए और अब पैसे चोरी होने का ड्रामा कर रही हैं। इस तरह मेरी अच्छाई के साथ मेरी रेपुटेशन भी खराब हो जाती। माँ पापा भी बहुत परेशान थे कि अब क्या होगा, किस तरह पैसों का इंतजाम होगा। इसी दौरान प्रमोद के फोन आते रहे, मगर मैं परेशानी की वजह से उसकी कॉल अटेंड न कर सकी। पापा ने फोन करके अनिल से 1 लाख रुपए उधार मांगे, तो उसने टका सा जवाब दे दिया। इसी परेशानी में रात हो गई। उधर प्रमोद परेशान था कि मैं उसकी कॉल क्यों नहीं अटेंड कर रही। रात 11 बजे उसकी कॉल आई तो मैंने अटेंड कर ली। उसके पूछने पर सारी बात बता दी। उसने मुझे हौसला और तसल्ली दी कि वह कल रात तक 1 लाख रुपए का इंतजाम जरूर कर देगा। तुम परेशान ना हो और सुकून से सो जाओ। अगले दिन मैंने स्कूल में उस टीचर से झूठ बोला कि 3-4 टीचरों से बीसी नहीं आई, आज शाम तक इकट्ठी हो जाएगी तो सुबह पूरी बीसी की रकम मैं ले आऊंगी। उसी दिन रात को प्रमोद ने कॉल पर बताया कि उसने 1 लाख का इंतजाम कर लिया है, वह सुबह मुझे बस में पैसे दे देगा। अगले दिन उसने वादे के मुताबिक मुझे 1 लाख रुपए चुपके से पकड़ा दिए। इस तरह मेरी इज्जत रह गई। अब प्रमोद का मुझ पर बहुत बड़ा एहसान था, तो मैं दिलो जान से उस पर फिदा हो गई। हमारा इश्क दिन ब दिन परवान चढ़ने लगा। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते थे। मैं बिना छुट्टी किए स्कूल जाती और सिर्फ प्रमोद के खाते जाती, क्योंकि वह अब मेरा प्यार था। संडे को छुट्टी होती और यह दिन मुझ पर बहुत भारी गुजरता। कुछ समय के बाद जब मैंने थोड़े थोड़े करके पैसे वापस लौटाने चाहे, प्रमोद ने पैसे लेने से मना कर दिया। मुझे मालूम था कि वह बहुत गरीब है। पता नहीं उसने किस तरह एक दिन में इतने पैसों का इंतजाम किया था। मैंने बहुत जिद की, उसकी मिन्नतें की, अपने पैसे वापस ले लो, मगर उसकी एक ही जिद रही कि यह पैसे तुम पर कुर्बान, तुम मेरा इश्क हो, मेरा सब कुछ तुम हो। फिर उसने मुझे अपने प्यार की कसम देकर पैसे वापस करने की तो दूर की बात, अब पूरी जिंदगी उनका जिक्र भी नहीं करना। मजबूरन मुझे उसकी जिद के आगे हथियार डालने पड़े। अब हम दोनों एक दूसरे के बगैर बिन पानी मछली की तरह तड़पते। प्रमोद का घर उसी कस्बे में था जहाँ मैं डेली पढ़ाने जाती थी। प्रमोद के पिता का देहांत हो चुका था। उसकी एक छोटी बहन थी, काजल, जो कि हाई स्कूल में पढ़ रही थी, जिसने फोन पर मुझसे बात की थी। काजल से छोटा रोहन था, जो 8वीं में पढ़ रहा था। घर का अकेला कमाने वाला प्रमोद ही था। उनका छोटा सा घर था। मैं एक बार उनके घर जा चुकी थी। प्रमोद की बहन काजल ने बड़े प्यार से मुझे बुलाया था। जब मैं गई तो उन्होंने मेरी बहुत इज्जत की और आवभगत की। अब प्रमोद कह रहा था कि जल्दी से हम शादी कर लेते हैं। मेरे दिल में भी यही इच्छा थी। इसलिए मैंने प्रमोद से कहा कि अपनी माँ को रिश्ता मांगने हमारे घर भेजो। तो संडे को उसकी माँ और उसकी बहन मेरा रिश्ता मांगने आई। माँ पापा को यह रिश्ता पसंद नहीं आया, क्योंकि मेरा और प्रमोद का कोई जोड़ नहीं था। कहा मैं पढ़ी लिखी सरकारी टीचर और प्रमोद एक गरीब अनपढ़ बस कंडक्टर। माँ पापा ने तो मना नहीं किया, मगर सोचने के लिए टाइम ले लिया। वह इस रिश्ते पर तैयार नहीं थे। उनका सोचना अपनी जगह पर 100% सही था, मगर मैं अपने प्यार के हाथों मजबूर थी। मैंने भी जिद कर ली कि अगर शादी करूंगी तो सिर्फ प्रमोद से, वरना किसी से नहीं करूंगी। पूरा 1 महीना घर में यह बातें चलती रही। आखिरकार मेरी जिद के आगे माँ पापा मजबूर हो गए और उन्होंने ना चाहते हुए भी यह रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया। उन्हें एक खतरा नजर आ रहा था कि कहीं मैं चोरी छुपे उससे शादी ना कर लूं। इस तरह बहुत बदनामी होगी। प्रमोद के इश्क का जादू सर चढ़कर बोल रहा था। हाँ, अगर माँ बाप ना मानते तो मैं सच में प्रमोद के साथ कोर्ट मैरिज कर लेती। मैंने उसी टाइम फोन करके प्रमोद को खुशखबरी सुना दी, जिसे सुनकर वह भी खुशी से दीवाना हो गया। अगले दिन हमारी शादी की तारीख फिक्स कर दी गई। माँ पापा इस रिश्ते से खुश नहीं थे। वह बेदली से शादी की तैयारियां कर रहे थे। जिसने भी इस रिश्ते के बारे में सुना, उसने अपने मुंह में उंगलियां दबा ली। हर कोई यह कह रहा था कि गरिमा की अक्लें घास चरने गई है। आज मैंने पढ़ लिख कर भी सब कुछ गवा दिया। अनिल को जब इस रिश्ते का पता चला तो मेरा सबसे ज्यादा मजाक उसने उड़ाया और मुझे लेडी कंडक्टर कहकर चिढ़ाने लगा, और साथ भी यह भी कहता, मैडम जी, तुम्हें प्यार करने के लिए एक अनपढ़ गंवार कंडक्टर ही मिला। हालांकि इस तरह की बहुत बातें मुझे सुनाई देती रही, मगर मैंने किसी की परवाह नहीं की। और फिर दिन भी आ पहुंचा जिसका मुझे बेचैनी से इंतजार था। मैं मिस गरिमा से मिसेज गरिमा प्रमोद बनकर अपने आशिक अपने पिया के घर पधार गई। मैं दुल्हन बनी बहुत प्यारी और सुंदर लग रही थी, क्योंकि मुझ पर बहुत रूप चढ़ रहा था। सब प्रमोद की किस्मत पर गर्व कर रहे थे, जिसे इतनी सुंदर पढ़ी लिखी सरकारी टीचर मिल गई थी। आज हमारी शादी की पहली रात थी। हम दोनों खुशी से पागल थे।
हमने एक दूसरे को पा लिया था। प्रमोद ने मुझे छोटा-सा सोने का लॉकेट पहली रात में गिफ्ट के तौर पर दिया था, जबकि मैंने एक सोने की अंगूठी उसे गिफ्ट में दिया था। मुझे प्रमोद के घर और परिवार में बहुत अच्छे से प्यार मिला। प्रमोद की बहन काजल और छोटा भाई रोहन मुझे भाभी-भाभी कहते हुए मेरे आगे-पीछे लगे रहते। प्रमोद की माँ यानी मेरी सास मेरी बहुत ख्याल रखती। बेटी-बेटी कहते उनकी ज़ुबान न थकती। शादी के बाद हमने वैष्णो देवी जाकर माता रानी के दर्शन किए और फिर कश्मीर घूमा। और अब मेरी छुट्टियाँ खत्म हो गई, तो मैंने ड्यूटी के लिए स्कूल जाना शुरू कर दिया। मेरा डेली बस सफ़र खत्म हो चुका था। प्रमोद ने मुझे रिक्शा लगवा दिया था, जो मुझे सुबह स्कूल छोड़ देता और दोपहर को वापस घर पहुंचा देता। वैसे तो प्रमोद गरीब और अनपढ़ बस कंडक्टर था, मगर हकीकत में वह बहुत अच्छा और प्यार करने वाला इंसान था। वह मेरी हर बात अच्छे से मानता। मुझे नहीं याद कि उसने कभी मेरी कोई बात में ना की हो। प्रमोद में बस एक खराबी थी कि वह पान मसाला खाता और सिगरेट पीता था। उसकी यह आदत मुझे बहुत बुरी लगती थी। मैं बेड पर बैठी होती तो अक्सर प्रमोद मेरी गोद में अपना सर रखकर मेरी तरफ देखता रहता और मैं उसकी तरफ देखती रहती। आज भी हम एक दूसरे को इसी तरह प्यार से देख रहे थे। मैंने प्रमोद को पुकारा तो वह बड़े प्यार भरे अंदाज से बोला, जी रानी साहिबा हुक्म करिए, गुलाम हाजिर है। तो मैंने बड़े प्यार से कहा, जान मसाला खाना और सिगरेट पीना छोड़ दो। मेरी जान उस पर प्रमोद बोला, मेरी रानी, मेरी क्या मजाल जो आपके हुक्म को ना करूं। आज से दोनों चीज खाना-पीना बंद। और फिर वाक़ई उसने दोनों चीज़ें छोड़ दी। प्रमोद मुझसे एक पाई नहीं लेता था। मैं अपनी पूरी सैलरी लाकर उसके हाथ पर रखती, मगर वह कहता, गरिमा, ये तुम्हारी कमाई है, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है। तो मैं कहती, जी मैं भी तुम्हारी हूँ और मेरा सब कुछ तुम्हारा है, तो यह सैलरी भी तुम्हारी है, मगर वह ना लेता। इस तरह हर महीने हमारी नोक-झोंक होती और आखिर में मुझे ही हार मानना पड़ता। प्रमोद की माँ ने मुझे सगी माँ की तरह प्यार किया। काजल और रोहन भी मुझे अपनी भाभी के बजाय सगी बड़ी बहन ही समझते। सच पूछो तो घर स्वर्ग लगता था। हर तरफ प्यार, मोहब्बत, इज्जत और सुकून था। घर पुराना टूटा-फूटा था, तो मैंने सैलरी से पैसे जोड़कर घर को अच्छी तरह से बनवा दिया, पेंट करवाया। तो इस मौके पर मैंने प्रमोद की एक न सुनी और उसके मना करने के बावजूद घर का काम करवा दिया। आने वाले 8 सालों में भगवान ने हमें एक बेटी और एक बेटा दिया। प्रमोद मेरे कहने पर भगवान की पूजा अर्चना करने लगा। उसके स्वभाव के अकड़पन भी खत्म हो गया और यह सब प्यार की ताकत से हुआ। प्यार वाकई बहुत बड़ी ताकत है। हमारी जिंदगी में प्यार के साथ साथ बहुत सुकून था। जिंदगी बड़े आराम से गुजर रही थी, मगर प्रमोद की एक इच्छा उसके दिल को बार बार कुरेद रही थी। वह यह चाहता था कि उसकी अपनी बस हो और वह बस खुद चलाया करे। अब जाहिर है अपनी बस खरीदने के लिए तो लाखों रुपए चाहिए थे, जो कि हमारे पास नहीं थे। प्रमोद इसी सोच में अक्सर उदास रहने लगा, तो मैंने उसे सलाह दी कि ऐसा करते हैं, बीसी डालकर कुछ पैसे जमा कर लेते हैं, तो उससे तुम एक वैन खरीद लो और खुद चलानी शुरू कर दो। पहले तो वह नहीं माना, जब मैंने अपनी कसम दी तो मान गया। मैंने अपनी पूरी सैलरी की बीसी भी डाल दी, तो इस तरह 2 लाख रुपए जमा हो गए और हमें 4 लाख की एक वैन मिल गई। बाकी के पैसों की महीने की किस्तें बन गई, तो प्रमोद ने भगवान का नाम लेकर खुद वैन चलानी शुरू कर दी, जिसकी वजह से आमदनी बहुत बढ़ गई। प्रमोद किस्त के पैसे देने के बाद बाकी सारे पैसे मेरे हाथों पे रख देता, जिन्हें मैं सलीके से खर्च करती। अगले 2 सालों में वैन की सारी किस्तें अदा हो गई। अब प्रोग्राम यह बना कि फिर बीसी डाली जाए और पैसे जमा किए जाए और वैन बेचकर प्रमोद बस खरीद ले। इसलिए इस मकसद के लिए अलग-अलग बीसी डाल दी गई, मगर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वैन सर्विस करवाने के लिए वैन सर्विस सेंटर पर खड़ी थी और प्रमोद वैन के कुछ पार्ट्स खरीदने स्पेयर पार्ट्स की दुकान की तरफ जा रहा था, तो सड़क क्रॉस करते हुए एक तेज स्पीड बस के नीचे आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। जब प्रमोद की लाश घर आई तो मुझे दौरे पर दौरे पड़ने लगे। मुझे अपना कोई होश न रहा। मैं सदमे से पागल हो गई। मेरा सबसे प्यारा रिश्ता, मेरी जान, मेरा इश्क मुझसे बिछड़ गया था। मुझे संभलने में पूरे 2 साल लग गए। मैं जब विधवा हुई तो उस समय मेरी उम्र 40 साल थी। मैंने बड़ी मुश्किलों से अपने आप को संभाला, अपने दोनों बच्चों की खातिर, जो मेरे और प्रमोद के प्यार की निशानियाँ थी। प्रमोद की माँ का भी प्रमोद के जाने के गम में देहांत हो चुका है। काजल की शादी कर दी। रोहन को जब यहाँ काम न मिला तो दूसरे देश कमाने के लिए चला गया। मैंने वैन के लिए ड्राइवर रख लिया, जो बड़ी मेहनत और ईमानदारी के साथ चलाता और एक ठीक-ठाक रकम हर महीने मुझे देता। मैं दिलो-जान से अपने बच्चों की परवरिश कर रही हूँ। उन्हें माँ और बाप का प्यार देती हूँ
और किसी चीज़ की कमी नहीं आने देती। हाँ, मगर मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ी कमी है, तो वह सिर्फ़ प्रमोद की है। मेरी रातें सूनी हो गई हैं, रातों की तन्हाई डसती है, मगर मुझे अपने आस-पास प्रमोद के होने का एहसास होता है। ऐसा लगता है कि वह मेरे ही पास है। मैं ख़्यालों में उससे ढेरों बातें करती हूँ। मुझसे अकेले बात करते देखकर बच्चे मुँह ही मुँह में बड़बड़ाते रहते हैं, मगर उन्हें क्या पता, मैं तो अपने प्रमोद से बातें करती हूँ। यह प्रमोद का इश्क ही तो है जिसने मुझे अब तक ज़िंदा रखा हुआ है। तो दोस्तों, मेरी इस कहानी पर आपकी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे वीडियो की अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।